Which is starting with the name of Allah Almighty. Today we are going to continue our discussion regarding the numericals of chapter number 13, that is accounting for corporation. We have discussed till numerical problem number 13-1a. In this video we are going to discuss about problem number 13-2a. ठीक है, 13-2a में वी हैव टू सॉल्व द इंटायर चैप्टर इन सिंपल वर्ड्स। मैं यूँ कहूँ कि पूरा चैप्टर ही इसमें डिस्कस हो रहा है, मतलब हमने पूरे चैप्टर में जो जो चीज़ें पढ़ी थी हर चीज़ ही इस प्रॉब्लम के अंदर या इस जो आपका है कहना चाहिए इस प्रॉब्लम के अंदर हमारी पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि हमने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी ही इस प्रॉब्लम में इसमें डिस्कस होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जब हम क्या कहते हैं प्रॉब्लम पढ़ना लगेंगे तो सबसे पहला आपका काम क्या होता है कि आप उसे पढ़े, उस प्रॉब्लम को पढ़ने से पहले आपकी रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट आपको आइडिया दे देती है कि इस चैप्टर में हमने करना क्या क्या है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 13-2a में देखें तो पहली बात उन्होंने क्या लिखी हुई है, प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ 2006। ये आपकी कुछ एंट्रीज आपने पास की हुई हैं, आपने क्या करना है इन्हें रिकॉर्ड करके देखना है, यानी जनरल एंट्रीज ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं, सॉरी ये आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, आपने इनकी एंट्रीज पास करनी है सॉरी। ठीक हो गया। पहले हम आते हैं जनवरी 1 में, परचेज 2000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट $20 पर शेयर, कैश पर शेयर। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बहुत ही आसान सी बात है कि हमने अपने ही शेयर्स को परचेज़ किया है, और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसे ट्रेजरी स्टॉक का कॉन्सेप्ट कहते हैं। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है कि व्हेन एवर द कंपनी विल परचेज देयर ओन स्टॉक, जब भी कंपनी अपने ही शेयर्स को परचेज़ करेगी इसे ट्रेजरी स्टॉक कहा जाता है। ठीक है, परचेज 2000 शेयर्स ऑफ इट्स ओन स्टॉक एट $20 पर कैश पर शेयर। तो हमने $20 कितने शेयर्स परचेज़ किए हैं, 2000 शेयर्स परचेज किए एट $20 पर शेयर। ठीक हो गया। तो इस 2000 मल्टीप्लाई 20 इट विल बिकम 2000 शेयर्स मल्टीप्लाई $20 इट विल बिकम $40,000। ठीक है, $40,000 हमारे पास आ गया। परचेज़ किए हैं तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, परचेज़ के लिए हमेशा याद रखिएगा कि ये स्टॉक है, इसे ये 40,000 का जो स्टॉक होगा उसे ट्रेजरी स्टॉक कहेंगे, और खुद अपने स्टॉक को परचेज जब करते हैं तब वो स्टॉक इक्विटी कंसीडर नहीं होता। मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ कि तब वो अपना ही स्टॉक जब हम परचेज करते हैं वो इक्विटी कंसीडर नहीं होता, वो एक एसेट ले लिया जाता है, यानी कोई बिल्डिंग ले ली, कोई फर्नीचर ले लिया, कोई मशीनरी ले ली, तो हमने अपने शेयर्स को परचेज करके रखा हुआ है तो वो एज एन एसेट डील होता है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि ट्रेजरी स्टॉक बढ़ गया, ट्रेजरी स्टॉक आपका बढ़ गया विथ $40,000 के साथ, एंड कैश आपका कम हो गया विथ $40,000 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि डायरेक्टर्स डिक्लेयर $2 पर शेयर डिविडेंड पेबल ऑन February 28। उन्होंने जनवरी 5 में कहा कि फरवरी 28 को हम देंगे $2 का डिविडेंड टू द February 5 स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड। मैंने स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या बताया था कि हम कुछ टाइम दे देते हैं अपने शेयर होल्डर्स को कि अगर आपने हमारा शेयर परचेज करके रखा हुआ है और आपके कंपनी के अंदर रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है, किसी दूसरे बंदे का नाम है, तो आप अपने किसी भी ब्रोकर वगैरह से कांटेक्ट करें कि सर ये शेयर्स हमारे पास हैं, हमने इनसे परचेज़ कर रखा है, आप कंपनी के रिकॉर्ड में हमारा नाम बताएं, कंपनी के रिकॉर्ड में हमारा अकाउंट नंबर लिखवाएं, ताकि कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करे तो अकाउंट में हमारे अकाउंट में पैसे मिलें। तो हमने कितने $2 पर शेयर हमने क्या किया है, दी है, क्या कहते हैं उसे, क्या कहना चाहिए कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, किससे करेंगे, टू द declare $2 per share cash dividend on February 28 to the February 5 shareholders ऑफ रिकॉर्ड। अब बात तो यह है कि सर कितने शेयर्स हमारे मार्केट में है कि पर शेयर हम $2 देंगे और उसकी वैल्यू कितनी बनेगी। अब ये बात है जो बच्चों को कंफ्यूज करेगी और बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करेंगे। तो आपने सिंपल ऊपर जाना है, ऊपर आपको रिकॉर्ड में बता देते हैं कि 20,000 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग, यानी आपके मार्केट में 20,000 शेयर्स इशूड हैं। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि सर हाँ ठीक है हमें शेयर्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स मिल गए,
वो से मल्टीप्लाई कर देते हैं $2 पर शेयर के साथ, डिक्लेयर कर देते हैं कि सर हमारा $40,000 हमने डिविडेंड देना है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? कि हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 20,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उन आउटस्टैंडिंग शेयर्स में से एंट्री नंबर 1 के अंदर हमने कितने शेयर्स परचेज कर लिए हैं? 2000 शेयर्स परचेज, अपने ही शेयर्स परचेज कर लिए हैं विद द नेम डेट इज ट्रेजरी स्टॉक। तो बाकी अगर हम 2000 शेयर्स निकाल दें तो बाकी मार्केट में हमारे कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग रह गए हैं? 18,000 शेयर्स। अब हमने $2 पर शेयर देना है, तो 18,000 शेयर्स मल्टीप्लाई $2 पर शेयर, डेट विल गिव यू द आंसर डेट इज $36,000 पर शेयर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, ये $36,000 के पैसे कहाँ से पे करेंगे? शेयर होल्डर्स को रिटेन्ड अर्निंग से। तो आपकी रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। रिटेन्ड अर्निंग वाज द पार्ट ऑफ इक्विटी। जब इक्विटी कम होती है तो वो डेबिट साइड पर चली जाती है विद $36,000। हैव यू पेड द डिविडेंड? नो सर, वी विल पे ऑन February 28। हम पे करेंगे, यानी हमारे पास अभी बहुत अर्सा है। देयर विल बी अ टाइम दैट विल कम व्हेन यू विल पे अ $36 डिविडेंड। तो सर अभी क्या है? अभी ये सिर्फ लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो हम यहाँ पे इसका नाम क्या देते हैं? डिविडेंड पेएबल। लाइबिलिटी बढ़ा लेते हैं विथ $36,000 के साथ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं कि February 28 को वी हैव पेड द डिविडेंड, हमने डिविडेंड पे कर दिया है। तो यहाँ पे February 28 की एंट्री पास करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? डिविडेंड पेबल हमारे पास क्या हो गया? कम हो गया। लाइबिलिटी हमारे पास कम हो गई। लाइबिलिटी कम होने पे कितने पे आती है? $36,000 के साथ। और जब हम ये लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा विद $36,000 के साथ। ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं जुलाई 6 के अंदर। सोल्ड 750 ऑफ इट्स ट्रेजरी स्टॉक फॉर $24। हमने कितने ट्रेजरी स्टॉक लेके रखे हुए थे? 2000 ट्रेजरी स्टॉक लेके रखे हुए थे। उन 2000 ट्रेजरी स्टॉक में से 750 शेयर्स हमने क्या कर दिए हैं? सेल कर रहे हैं। किस हिसाब के? यानी बाकी हमारे पास कितने रह गए? तकरीबन 1250 ट्रेजरी स्टॉक बाकी रह गए हैं। 750 शेयर्स को हम कितने हिसाब से दे रहे हैं? $24 के हिसाब से। तो 750 मल्टीप्लाई 24 अगर आप करें तो इट विल गिव यू द आंसर डेट इज, ज़रा कर लेते हैं, 750 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं $24 के साथ, तो ये तकरीबन आपके पास कितना आ जाएगा? 0 and it will be 10, 0 1 will be carried, it will be 15, so 0 0 0 8 18,000। तो आपके पास कैश कितना आ जाएगा? $18,000 का आ जाएगा। और ये जो आपका ट्रेजरी स्टॉक था एज एन एसेट डील हो रहा था, अब आपका एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब एसेट कम होता है वो किस पे साइड पे चले जाता है? वो किस साइड पे चला जाता है? वो क्रेडिट साइड पे। लेकिन आपको ये बात बता दूं कि इसकी वर्थ कितनी थी? हमने ये $20 पे से परचेज किया था और हम सेल कितने कर रहे हैं? $24 पे। तो हमें $4 क्या मिल रहा है यहाँ पे? पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, यानी ये हमारे पास क्या आ रहा है कि उसकी वैल्यू से ज़्यादा वर्थ पे हमें सेल हो रहा है। तो ट्रेजरी स्टॉक हमारा $20 के हिसाब से अगर हम सेल करें और कितने 750 को मल्टीप्लाई $20 करें तो इन ट्रेजरी स्टॉक की वर्थ कितनी है? $15,000 है। $15,000 हमारी ट्रेजरी स्टॉक की वर्थ है। और हमारा पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कितना है? नियर अबाउट $3,000 बन जाएगा। 750 को मल्टीप्लाई 4 करें, इट विल बी $3,000। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? सोल्ड 1250 ऑफ इट्स ट्रेजरी स्टॉक फॉर $17 कैश पर शेयर। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं आपको रिकॉल करूँगा इस एंट्री को दोबारा पढ़ने से पहले। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आपको कोई प्रॉफिट होता है ना, वो आप अब यहाँ पे आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3000 का। जब आपको लॉस होता है ना, सबसे पहले आप अपने प्रॉफिट से वो पैसे मतलब फैसिलिटेट कह लें या कंपनसेट कह लें कि भाई चलो लॉस हो गया है मुझे, तो मैं पहले 3000 के प्रॉफिट से उस लॉस को कवर अप करने की कोशिश करता हूँ। और अगर वो फिर भी कवर अप नहीं होगा, फिर हमने लॉसेस के लिए हम क्या चीज़ हमने पास रखी होती है?
रिटेन्ड अर्निंग। हम हमेशा अपनी रिटेन्ड अर्निंग को अपने पास क्यों रखते हैं कि कभी भी कंपनी को लॉस होगा तो हम अपनी रिटेन्ड अर्निंग से पैसे उठा के उस लॉस को बियर अप करेंगे। अब ये बात मैंने सिर्फ समझाई है, मैं आपको इसे प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ पे क्या बताया है, उन्होंने कहा कि हमने 1250 शेयर्स ऑफ ट्रेडी स्टॉक को $17 में सेल किया, जबकि उसे ख़रीदा कितने में था, $20 में। तो हमें पर शेयर कितने डॉलर का नुकसान हो रहा है, $3 का नुकसान हो रहा है। We are facing a loss of $3 पर शेयर। हर शेयर पे हमें $3 का नुकसान हो रहा है। तो अब हम इसे करते क्या हैं, सिंपल सी एंट्री है, $1250, 1250 शेयर्स थे, ठीक है। 1250 शेयर्स को $17 पे हम सेल कर रहे हैं। $17 पे सेल करने पे हमारे पास कैश कितना आ रहा है, नियर अबाउट 21250। तो लॉस हमें कितने का हो रहा है, 1250 को अगर हम मल्टीप्लाई करें $3 पे तो हमें टोटल लॉस आता है $3750 का। अब टोटल लॉस हमें 3750, इसमें 3000 का जो प्रॉफिट होता है पहले से हम लॉस को उससे बियर करेंगे, यानी अपना ये जो प्रॉफिट हुआ था कंट्रीब्यूटेड कैपिटल या पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार फॉर ट्रेडी स्टॉक कह लें कि ट्रेडी स्टॉक पे आपको 3000 का प्रॉफिट हुआ था, इससे पहले आप तो इस लॉस को, इस प्रॉफिट को ये बढ़ना है, प्रॉफिट के बढ़ने पे कहाँ पे गया था, वो क्रेडिट साइड पे गया था। अब इसे कम कर लें 3000 के साथ तो ये डेबिट साइड पे चला जाएगा। लेकिन सर नुकसान टोटल 3750 का हुआ है, हम उसे 3000 अपना प्रॉफिट उससे कम कर रहे हैं, तो अभी भी हमारा बाकी लॉस कितने बनता है, $750 का। उस $750 के लॉस को हम कहाँ से बियर करेंगे, अपने रिटेन्ड अर्निंग के साथ। जब रिटेन अर्निंग नॉर्मली इक्विटी होती है, बढ़ने पे जाती है डेबिट क्रेडिट साइड पे, लेकिन क्योंकि 750 की लॉस की वजह से हमारी रिटेन अर्निंग कम होगी तो वो भी कहाँ पे चली जाएगी, डेबिट साइड पे। ये मैं आपको सारी बात सिर्फ समझा रहा हूँ। अब हम इसे प्रैक्टिकली एंट्री पास करते हैं। 1250 शेयर्स $17, तो टोटल अमाउंट कैश कितने की आ गई, $21,250 का आपका कैश आ गया, ठीक हो गया। आपकी जो है ना पेड इन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, ये बढ़ने पे कहाँ पे चला गया था, क्रेडिट साइड पे। अब पहले हम इस लॉस को बियर कर रहे हैं, इस 3000 से ये आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपका इस साइड पे आ गया। और बाकी आपका लॉस में कितना कंट्रीब्यूशन रह गया, 750 का। यहाँ पे हम रिटेन्ड अर्निंग को $750 के साथ कम कर देते हैं। तो टोटल जो आपके पास ट्रेडी स्टॉक अब कम हुआ है, ट्रेडी स्टॉक जो ये 1250, अगर इसे आप 20 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ट्रेडी स्टॉक कितने से कम हुआ है, $25,000 के साथ आपका ट्रेडी स्टॉक कम हो गया है। डेट इज़ योर एंट्री ऑफ अगस्त 22, ठीक है। उसके बाद है एक और एंट्री सितंबर 5 की, उसमें आपने क्या किया, डायरेक्टर्स डिक्लेयर $2 पर शेयर कैश डिविडेंड पेबल ऑन अक्टूबर 28 टू द सितंबर 25 स्टॉक होल्डर्स ऑफ रिकॉर्ड। एक और डिविडेंड हमने डिक्लेयर किया है $2, और कितने किसे देना है आपने, जो भी आपके स्टॉक होल्डर्स ऑन रिकॉर्ड पे होंगे उन्हें आपने $2 डिविडेंड देना है। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करेंगे, वही बच्चों का पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि वो यही कहेंगे कि सर हमारे पास 18,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। शुरू में कितने थे, 20,000 शेयर्स थे, और 2,000 हमने ट्रेडी स्टॉक पे परचेज़ कर लिए थे, तो 18,000 आउटस्टैंडिंग रह गए थे। उसके बाद ये बाकी एंट्रीज में हमने क्या किया है, हमने अपने शेयर, वही जो ट्रेडी स्टॉक है उसे सेल किया है। यहाँ पे भी हमने ट्रेडी स्टॉक सेल किया है, यहाँ पे भी हमने ट्रेडी स्टॉक को सेल किया। तो अब हमने ट्रेडी स्टॉक दोनों सेल करने के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने रह गए, पहले हमारे पास 18,000 थे, पहले हमने कितने 750 पहले सेल किए, देन वी सोल्ड 1250, तो अब हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने रह गए, $20,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं अब। तो अब हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया $2 पर शेयर, ठीक है। तो हमारे पास एंट्री क्या बनेगी, डिक्लेरेशन के वक्त डिविडेंड के पैसे कहाँ से जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग से जाएंगे, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखेंगे, रिटेन्ड अर्निंग ऑफ द कंपनी विल डिक्रीज बाय $40,000। कैसे $40,000, 20,000 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मल्टीप्लाई $2 पर शेयर आपने क्या देना है, डिविडेंड देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे रिटेन्ड अर्निंग आपकी चली गई $40,000 के साथ चली गई, और आपके पास ये डिविडेंड पेएबल लायबिलिटी किससे बढ़ गई,
लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई क्योंकि आपने सितंबर की किसी डेट को ये पैसे देने हैं, तो $40,000 से आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई। ठीक हो गया। इसके बाद क्या हुआ, पेड द डिविडेंड डिक्लेयर्ड ऑन सितंबर 5, अक्टूबर की 28 को हमने वो डिविडेंड पे कर दिया। जब डिविडेंड पे करनी है आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिविडेंड पेबल डेबिट विद $40,000 और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट विद $40,000। ठीक हो गया। उसके बाद क्या होगा, क्लोज द 194 क्रेडिट बैलेंस फ्रॉम नेट इनकम इन द इनकम समरी अकाउंट। वो कहते हैं कि हमने इनकम समरी अकाउंट से क्लोजिंग की है टू रिटेन्ड अर्निंग, इनकम समरी टू रिटेन्ड अर्निंग, यानी हमारे पास 1,94,000 का इस साल इन नेट इनकम हुई है। ठीक है, उसे क्लोज करें। तो हमेशा याद रखिएगा ये पैसा, क्लोजिंग का मतलब है कि पैसा उठा के रिटेन्ड अर्निंग में डाल देना। तो आप इनकम समरी को बढ़ा देंगे, इनकम समरी को कम कर देंगे। इनकम आपकी प्रॉफिट होता है, जब प्रॉफिट बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड पे जाता है। कम करने का मतलब क्या है कि उठा के वो पैसा कहाँ पे डाल देना है, रिटेन्ड अर्निंग में। रिटेन्ड अर्निंग आपकी इक्विटी है। आपकी इनकम समरी में पैसा क्रेडिट फॉर्म में पड़ा हुआ था, आप वहाँ से पैसे उठा के रिटेन्ड अर्निंग में डाल रहे हैं। जब वहाँ से पैसे उठाएंगे तो पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हुआ तो वो डेबिट साइड पे चला गया। और रिटेन्ड अर्निंग इक्विटी है, बढ़ने पे कहाँ पे हो जाएगी, क्रेडिट साइड पे। तो इनकम समरी डेबिट with 1,94,000 and retain earning credit with 1,94,000। ये आपके साथ ये सारी एंट्रीज पास हो गई आपकी। उसके बाद कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बना के दिखाएं। तो कोई इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। आपने अपना क्या करना है कि स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बनानी है। इसमें पहला बात क्या होता है कि कंपनी का नाम लिखना है, नेम ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे कंपनी का नेम क्या है, कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन, कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन। उसके बाद आपने स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग लिखना है, फिर डेट लिखनी है December 31, 2006। बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, जो सब साल शुरू हुआ था, ऊपर उन्होंने बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू 1,35,000 दी हुई है। तो ये बिगनिंग रिटेन्ड अर्निंग प्लस एडिशन, कितने का एडिशन आया है रिटेन्ड अर्निंग में, अभी 1,94,000 का एडिशन किया। तो 1,94,000 का एडिशन करेंगे तो टोटल रिटेन्ड अर्निंग कितनी आ गई, टोटल रिटेन्ड अर्निंग आ गई $3,29,000 की। इसमें से हमने डिविडेंड जो पे किया है, कितना कितना डिविडेंड पे किया है, हमने डिविडेंड पे किया $40,000 का, और पहले हमने $36,000 का डिविडेंड दिया था। ये $36,000 से रिटेन्ड अर्निंग को कम किया था, और यहाँ पे $40,000 से रिटेन अर्निंग कम हुई है। तो नियर अबाउट $76,000 से आपकी टोटल रिटेन अर्निंग डिविडेंड की वजह से कम हुई है। और अभी आपने एक नुकसान बियर किया था $750 का, तब भी आपकी रिटेन अर्निंग कम हुई थी। तो ये 750 की रिटेन अर्निंग हमारा नुकसान की वजह से यहाँ पे कम हुई थी। तो एंडिंग रिटेन अर्निंग कितनी आ गई जो हमने निकालनी है, एंडिंग रिटेन अर्निंग हमारे पास आ गई $2,52,250 के साथ। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 2 आ गई। अब हम आते हैं रिक्वायरमेंट नंबर 3 के ऊपर, जिसमें वो कहते हैं कि स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बना के दिखाएं। रिक्वायरमेंट नंबर 3, स्टॉक होल्डर्स इक्विटी उन्होंने हमें पहले पिछले साल की दी हुई है, यही इसे एज इट इज़ बना देना है आपने। इसमें बस वैल्यूज़ कुछ फ़र्क आएंगी। वैल्यूज़ में क्या क्या फ़र्क आएगा, पहले कॉमन स्टॉक कितने के थे, 2 लाख के। आपने भी यहाँ पे कॉमन स्टॉक $2 लाख। पहले इसमें क्या करते हैं आप, वही बात, कंपनी का नेम कॉन्टेक्स्ट कॉरपोरेशन, नेम आप लिखेंगे पेपर में, फिर स्टेटमेंट ऑफ स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है, या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी बस लिख रहे हैं, फिर डेट लिखें December 31, 2006, और बस पहले बिगनिंग ये कॉमन स्टॉक कितने का है, $2 लाख के। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास ये कंट्रीब्यूटेड कैपिटल कितने का आ रहा है, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल या पेड इन कैपिटल, जो भी वर्डिंग लिखें, इट्स अप टू यू, कितने की आ रही है, $30,000 की। अब रिटेन्ड अर्निंग में कितना बैलेंस आया है, रिटेन्ड अर्निंग का बैलेंस अभी अभी हमने कितना निकाला है, 2,52,250। बस ये वैल्यू यहाँ पे लिख दें, इसमें प्लस कर देते हैं रिटेन्ड अर्निंग की। रिटेन्ड अर्निंग की वैल्यू आपके पास आ गई है 2,52,250। तो आपके पास टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी कितने की आ गई, टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपके पास आ गई $4,82,250 की। डैट इज़ द एंड ऑफ दिस प्रॉब्लम नंबर 13-2A। और इसके बाद बस ये यहाँ पे इस वीडियो एंड करते हैं, ठीक है।
So best of luck. You have to solve problem number 13-1A and 13-2A from this chapter. अब आगे हम problem number 13-3A को डिस्कस करेंगे. Till then, अल्लाह हाफिज़.